हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री। हमने हिस्ट्री का पीछे 2 क्लास ले चुके हैं। हम लोग हिस्ट्री में कुछ बचा हुआ था, उसका क्लास आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग का हिस्ट्री का लास्ट क्लास होने वाला है। हम लोगों ने इससे पहले हड़प्पा सभ्यता के जगहों के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोगों का क्लास होने वाला है। स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या चीज से, बस्ती से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे पहले जाके पीछे का 2 वीडियो देख के आइएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक क्लास के बने हुए रहिएगा। हम लोगों का शुरू करते हैं। तो क्या है, पहले बस्ती से स्टार्ट करेंगे। तो बस्ती क्या है, दुर्ग। बस्ती में क्या था, तो 2 जगह था। क्या मानो तो कुछ ऊपर रहते थे ऊंचे स्थानों पे और कुछ लोग नीचे स्थानों पे रहते थे। जो ऊपर रहते थे ना वही लोग को कहा जाता था दुर्ग। उस जगह को, ऊपर वाले भाग को क्या कहते थे, दुर्ग। और नीचे वाले को निचला शहर कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, निचला शहर। जो दुर्ग था ना उसमें बड़े बड़े लोग, सरकारी कर्मचारी वगैरह लोग रहते थे। जैसे देखो, दुर्ग आकार में छोटा था, इसे ऊंचाई पर बनाया जाता गया था। जो दुर्ग था उसे कहां बनाया गया था, ऊंचाई पे बनाया गया था। दुर्ग के चारों तरफ दीवार से घेरा गया था। यह दीवार इसे निचले शहर से अलग करता था। जो निचला शहर था उससे दुर्ग को अलग बनाया गया था। कैसे, क्योंकि दुर्ग है जो ऊंचाई वाले स्थान पे बना हुआ था, लेकिन दुर्ग का आकार क्या होता था, छोटा होता था। ठीक है, उसके बाद निचला शहर कैसा था, निचला शहर का आकार में दुर्ग से बड़ा था। जो निचला शहर था वो दुर्ग से बड़ा था। यह सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था। जो निचला शहर था उसमें सामान्य लोग रहते थे और जो दुर्ग था उसमें कौन रहते थे, सरकारी कर्मचारी वगैरह वाले लोग रहते थे। ठीक है, बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा वाले रहते थे। उसके बाद है गृह स्थापत्य कला। क्या है, गृह स्थापत्य कला। इसमें क्या है, मोहनजोदड़ो के आवासीय भवन में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। जो मोहनजोदड़ो था ना उसमें जो आवासीय होता था, आवासीय भवन, उसमें क्या होता था, एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने हुए रहते थे। ठीक है, मकान के दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। जो वहां पे मकान होती थी उसके दीवारों में क्या, खिड़की नहीं होती थी। जैसे हम लोगों की यहाँ होती है ना, खिड़कियां बनाते हैं हम लोग हर एक घर में, तो वहां पे नहीं होती थी। ठीक है, उसके बाद मुख्य द्वार से आंगन सीधा दिखाई नहीं देता था। जो मुख्य द्वार होता था, मुख्य गेट होता था, वहां से आंगन सीधे सीधे दिखाई नहीं देता था। हर घर में एक स्नान घर होता था जिसकी नाली सड़क के मुख्य नाली से मिली होती थी। हर घर में क्या होता था, एक स्नान घर होता था, नहाने वाला वॉशरूम जिसे बोल सकते हैं, हर एक घर में होता था। लेकिन उसकी नाली है ना जो कहाँ मिलती थी, सड़क की बड़ी नाली से जाके मिल जाती थी। वहां की हर एक घर की नाली कहाँ से मिलती थी, शहर जो सड़क की मुख्य नाली होती है उससे जाके मिलती थी। कुछ घर में बहुमंजिला मकान भी मिले हैं। मतलब कुछ घरों में बहुमंजिला मकान भी थे, 1 तल्ला 2 तल्ला ऐसे करके बहुमंजिला मकान भी थे कुछ घरों में। ठीक है, उसके बाद हर घर में एक कुआं बनाया जाता था। मतलब प्रत्येक घर में क्या बनाया जाता था, एक कुआं। जैसे अभी हम लोगों के घर में क्या चापाकल नल वगैरह हर घर में रहता है, तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, कुआं। हर एक घर में कुआं हुआ करता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में कुआं की कुल संख्या लगभग 700 थी। कितना, लगभग 700 मोहनजोदड़ो में कुआं थी। ठीक है, उसके बाद है मालगोदाम। मालगोदाम क्या था, देखते हैं। एक बड़े आकार का गोदाम था जिसमें अनाज को रखा जाता था। एक बड़े आकार का क्या था, गोदाम था, उसमें अनाज को रखा जाता था। उसे ही क्या कहा गया है, माल गोदाम कहा गया है। ठीक है, जैसे अभी अनाज रखने के लिए हम लोग पहले के टाइम का देखेंगे तो सब भूसकार वगैरह यूज करते थे। ठीक है, तो वो लोग रखते थे, उसको क्या कहते थे, माल गोदाम कहते थे। ठीक है, उसके बाद है विशाल स्नानागार। मतलब बहुत ही विशाल क्या था, स्नानागार था। ठीक है, दुर्ग पर बड़े बड़े स्नानघर के अवशेष मिले हैं। जो दुर्ग था उस पर बड़े बड़े स्नानघर के अवशेष मिले हैं। दुर्ग कौन सा, जो ऊंचे स्थानों पे होता था। ठीक है, स्नानघर का आकार लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.4 मीटर गहरा। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। स्नानघर को भरने के लिए कुआं का प्रबंध था। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए, विशेषकर अवसर पर नहाने के लिए किया जाता था। मतलब जो दुर्ग था ना, जो ऊंचे स्थानों पे रहते थे, जहां बड़े बड़े लोग रहते थे, वहां पे कुआं था। कितना लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, मतलब सोच सकते हैं कितना बड़ा कुआं रहा होगा। ठीक है, और उसके बरामदा पे क्या था, तो स्नानघर बनाया जाता था और कुआं का भी प्रबंध किया गया था। उसके बाद है जल निकास प्रणाली। क्या है,
जल निकास प्रणाली है। जल निकास प्रणाली कहने का मतलब वही नाली के द्वारा हम लोगों का जो पानी निकाला जाता है या जल निकालने के लिए। जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता की गलियों एवं सड़कों को भी ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति कहने का मतलब क्या, वहां का जो नाली वगैरह थी उसे क्या किया जाता था, ढक दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद है यहाँ सड़कें के एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब वहां की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जैसे अगर एक सड़क हमारा, मान लीजिए एक सड़क अगर हमारा ऐसे जा रहा है तो दूसरा एकदम ऐसे जाएगी, और दोनों सड़क के बीच में हमेशा क्या 90 डिग्री का कोण होगा। कितना, 90 डिग्री। तब हुआ वो क्या कि वो दोनों समकोण पर काटती है। ठीक है, समझ चुके होंगे। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के हर घर में नाली का निर्माण किया गया था। घर का नाली मुख्य सड़के के नाली से मिलता था। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें हर घर का नाली को कहां जोड़ा गया था, जो सड़क की मुख्य नाली होती है उससे जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद है नाली ईंट से ढका जाता था, कूड़ा करकट से बचाया जा सके इसलिए। जो नाली था उसे ईंटों से ढक दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा कूड़ा कचरा वगैरह फैल जाएगी तो क्या होगा, नाली जाम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसे ईंटों से ढक दी जाती थी। हड़प्पाई क्षेत्रों में परिवहन के साधन, हड़प्पा जो क्षेत्र था उसमें परिवहन के साधन क्या थे? तो पहला बैलगाड़ी। ठीक है, तो बैलगाड़ी के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि लोगों तथा सामान के लिए स्थल मार्ग परिवहन के महत्वपूर्ण साधन थे। मतलब वहां से बैलगाड़ी, मिट्टी के बने हुए खिलौने और प्रतिरूप ये सब सामान मिला है, उससे हम लोग क्या आशंका लगाते हैं कि हाँ वहां भी मतलब जो वहां पे क्या था, तो हड़प्पाई क्षेत्र में परिवहन के साधन थे। क्या सब साधन थे? तो बैलगाड़ी वगैरह था जो कि सामानों को ले जाने लाने में या आदमियों को ले जाने लाने में क्या करता था, सहायता करता। उसके बाद है सिंधु तथा इसकी उप नदियों के बगल में बड़े नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग परिवहन के लिए करते थे। जो सिंधु तथा इसकी उपनदियां थी ना, उसके बगल में जो नदी मार्गों के साथ ही तटीय भाग था उसका भी परिवहन, जैसे कि नदी का मार्ग रहता है तो वहां से बहुत सारी चीजें आती है जाती है, तो उसके परिवहन में भी ये क्या करता था, सहायता करता था। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा का शवाधान। शवाधान मतलब क्या होता है, वही मुर्दा स्थल जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है उसी को बोलते हैं क्या, शवाधान बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा स्थलों में मृतकों को दफनाया जाता था। जो हड़प्पा स्थल था वहां पे क्या करता था, मृतकों को दफनाया जाता था। जो मरे लोग रहते थे उसको क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, दफनाया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के कब्रों से मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता की कब्र था ना, वो कब्र से क्या मिला, आभूषण और मृत भांड मतलब गहना जेवर वगैरह ये सब मिला है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवधानों से आभूषण मिले। जो मतलब पुरुष हो या महिला हो दोनों के क्या मिला है, जो शव होता है ना, मरे हुए लोग, कंकाल, उस सब से क्या मिला है, तो आभूषण मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर, एक प्रकार का उपरत्न के मनके तथा और भी क्या मिला था, सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके से बना एक आभूषण मिला था। मतलब 1980 के दशक में क्या किया गया, जब खुदाई किया गया हड़प्पा में तो वहां पे जो कंकाल था उसमें से क्या एक खोपड़ी मिला था जिसमें बहुत सारे प्रकार के क्या थे, आभूषण थे और नवरत्न जैसे सामान थे। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया है। मतलब कहीं कहीं पे देखा है तो मृतकों को क्या किया गया है, तांबे के दर्पण, वहां पे मतलब तांबे का दर्पण था उसी के साथ दफनाया गया था। ठीक है, ऐसी कोई परंपरा नहीं होगी वहां पर की। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वो मतलब जो मृतक जो लोग मर गए उनके साथ में जो महंगी बहुमूल्य वस्तुएं होती है उन्हें दफनाने में कोई विश्वास नहीं था, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि हाँ हम फालतू में जाए, जो महंगी महंगी चीजें बहुमूल्य चीजें उसको हम दफनाने जाए। ठीक है, उसके बाद है शिल्प उत्पादन। क्या है, शिल्प उत्पादन। चंद्रहुद्रो शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। मतलब चंद्रहुद्रो में क्या होता था, शिल्प उत्पादन होता था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मतलब शिल्प कार्य में क्या सब होता था, तो मनके बनता था, शंख की कटाई होती थी, धातु कर्म बनते थे, मोहर का निर्माण होता था तथा बाट बनता था। ये सब शिल्प कार्य हो गया हमारा। उसके बाद है मनकों के निर्माण में कालीलियन, सुंदर लाल रंग का
जैस्पर, स्फटिक, करवाज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कौशा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फोन्स और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग किया जाता था। जैसे मनकों के निर्माण में क्या ये सब जो वस्तुएं हैं उसका प्रयोग किया जाता है। मनके का मतलब क्या होता है, जो माला नहीं देखते मोतियों का जो गिनते रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनके बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मनकों के कई आकार होते थे, मतलब मनके बहुत सारे आकार के होते थे, जैसे चक्राकार हो गया, बेलनाकार हो गया, गोलाकार हो गया, ढोलनाकार हो गया, खंडित हो गया। मतलब जो मनके होता है ना, माला पहनते हैं हम लोग तो उसमें अनेक प्रकार की मोतियां रहती है। कुछ मोतियां क्या रहती है, चक्राकार, बेलनाकार, मतलब कुछ गोल रहती है, कुछ ढोलनाकार रहती है, तो अलग अलग आकार के रहते हैं। ठीक है, मनकों को उत्कीर्णन तथा चित्रकारी के माध्यम से सजाया जाता था। जो मनके है ना उसे बहुत सारे अलग अलग डिजाइनों से क्या किया जाता था, तो सजाया जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद है चनहुद्रो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले। जैसे जो मनके होते हैं ना, जो मोती बनता है तो उसके बीच में छेद होता है, जिससे धागे की सहायता से क्या किया जाता है, तो माला बनाया जाता है। तो वही छेद करने वाली मशीन कहाँ से मिली है, तो हमें चनहुद्रो, लोथल और धौलावीरा से वही मनके में छेद करने वाली क्या मिली है, तो मशीनें या उपकरण मिली है। ठीक है, उसके बाद है नागेश्वर तथा बालाकोट, जो समुद्र तट के समीप स्थित है। शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियां, करछियों तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। कहने का मतलब जो नागेश्वर और बालाकोट दो जगह था, नागेश्वर और बालाकोट, जो कि समुद्र के तट पे स्थित थे। वहां से क्या शंख से बनी हुई वस्तु मिला, चूड़ियां, करछियों तथा पच्चीकारी ये सब वस्तुएं मिली है, जिसका निर्माण का वो क्या था, मुख्य केंद्र था। क्या था, केंद्र था उसका। उसके बाद है चनहुद्रो और लोथल से तैयार माल, जैसे में क्या, मनके, जैसे चनहुद्रो और लोथल से क्या तैयार होता था, मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। मतलब बनता कहाँ था, बनता था हमारा चनहुद्रो में। कहाँ, चनहुद्रो में। और आता कहाँ था, तो आता था चनहुद्रो और लोथल में बनता था, और वहां से उसको सप्लाई किया जाता था कहाँ के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हमारा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, तो वहां पे उसका सप्लाई किया जाता था मनके का। यहाँ पे ज्यादा बिक्री होती होगी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो बनता था चनहुद्रो और लोथल में, और सप्लाई कहाँ किया जाता था, जो शहरी केंद्र हमारा था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वहां सप्लाई किया जाता था। उसके बाद है शिल्प उत्पादन हेतु माल, जो मतलब हम लोग कुछ भी बनाएंगे तो उसके लिए हमें कच्चे माल चाहिए। जैसे हमें बनाना है, मान लीजिए मनके ही बनाना है, तो उसका कुछ कच्चे माल तो चाहिए ना। तो वही शिल्प उत्पादन में बहुत सारे कार्य थे, जैसे मोहर वगैरह बनाना, मनके बनाना, सबका निर्माण करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो कच्चे माल की आवश्यकता क्या होती है वो, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम चीनी बनाते हैं, तो चीनी बनाने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता में क्या होती है, तो हमें एक की जरूरत पड़ती है। अगर जहाँ पे चीनी मिल होता है वहाँ पे एक की भी खेती होती है। तो इसलिए हमारा शिल्प उत्पादन हेतु कच्चे माल में क्या हो जाएगा, देखिए नागेश्वर और बालाकोट में शंख मिलता था। नागेश्वर और बालाकोट में क्या मिलता था, शंख मिलता था। अफगानिस्तान में सातुधई में नीले रंग के पत्थर, लालवर्द मणि मिलता था। जो अफगानिस्तान था वहां से क्या मिलता था, नीले रंग का पत्थर और लालवर्द मणि मिलता था। ठीक है, राजस्थान से हमें खेतरी मिलती थी, अंचल से तांबे की पत्थर तथा दक्षिणी भारत से हमें सोना मंगवाया जाता था। मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग सामान मंगवाने के बाद में बनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद है हड़प्पा वासियों का सुदूर देशों से संपर्क। हड़प्पा वासियों का क्या संपर्क था सुदूर देशों से, मतलब अलग अलग देशों के लोग थे ना, उनसे क्या संबंध था ये बोला है। ठीक है, कहने का मतलब अरब प्रायद्वीपीय के दक्षिणी पूर्वी छोर में स्थित ओमान से हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संपर्क था। जो दक्षिणी और पूर्वी छोर पे स्थित ओमान है ना, वहां से जो हड़प्पा वासी थे उनका संबंध था। किस प्रकार का संबंध था, व्यापारिक। उनके साथ वो क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। ठीक है, उसके बाद है मेसोपोटामिया के स्थलों से प्राप्त तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों से निकल के अंश मिले हैं। निकेल, क्या, निकेल का अंश मिला है। ठीक है, मेसोपोटामिया के स्थल से प्राप्त तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों से क्या मिला, निकेल का अंश मिला है। कहाँ से, मेसोपोटामिया, जो कि हमारा हड़प्पा का क्या है, एक स्थल है।
मेसोपोटामिया से हड़प्पाई मोहरे बाढ़ पासे और मनके प्राप्त हुए। जो मेसोपोटामिया था वहीं से हमें क्या मिला है, मोहर मिला है, बाढ़ मिला है, पासे मिला है और मनके, ये सब हमें कहां से मिला है, मेसोपोटामिया से भी मिला है। ठीक है, मेसोपोटामिया से प्राप्त लेख से दिलमुन, मगान तथा मेलुहा नामक हड़प्पाई क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। अगर पूछेगा मेसोपोटामिया से प्राप्त जो मेलुहा था उसका क्या क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया है नाविकों का देश। ये याद रखने का इंपॉर्टेंट है, मेलुहा को क्या कहा गया है, तो नाविकों का देश कहा गया है। ठीक है, मेसोपोटामिया से प्राप्त एक विशिष्ट बेलनाकार मोहर पर कुवरदार ऋषभ का चित्र प्राप्त हुआ है, जो संभवतः सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। जो मेसोपोटामिया था ना वहां से प्राप्त होता है क्या, एक बेलनाकार मोहर प्राप्त होता है, उस पे क्या चीज बना हुआ था, तो कुवरदार वृषभ का चित्र बना हुआ था। ठीक है, जो कि हम बोल सकते हैं कि वो मिला होगा तो कहां से, सिंधु क्षेत्र से ही मिला होगा। उसके बाद है बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर भी कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। जो वहाँ पे बाट वगैरह था ना वो सब कहाँ से मिलता था, तो हड़प्पाई क्षेत्र से, उसे हम लोग हड़प्पाई मानक भी कहते थे। ठीक है, उसके बाद है मुहर। मुहर कहते हैं किसको है, ये देखते हैं। ठीक है, मुहरों और मुद्राकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था तथा मुद्राकनों से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। मतलब जो मुहर था ना वो मुहर और मुद्राकन से क्या होता था, लंबी दूरी से जो संपर्क करते थे उसके लिए क्या होता था, ये सुविधाजनक हो जाता था बनाना, इसलिए मुद्राकनों से क्या होती थी, प्रेषक की पहचान होती थी। उसके बाद हड़प्पाई लिपि क्या है, मतलब हड़प्पाई लिपि जिससे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, तो हड़प्पाई लिपि क्या थी, एक रहस्यमय लिपि थी। क्या थी, रहस्यमय, मतलब उसे अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया है, ऐसा लिपि था हड़प्पाई लिपि। अगर समझ पाते तो उसके बारे में और बहुत सारी जानकारियां हमारे पास होगी। ठीक है, बस आशंका जताई जाती है, जितना पता है उतना बताया जाता है। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जो हमारा हड़प्पाई लिपि था, हड़प्पाई लिपि इसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, तो रहस्यमय लिपि कहा गया है। ठीक है, मतलब इसका रहस्य अभी तक रहस्य ही है, कुछ पता ही नहीं चला है कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितना है, 375 है। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितना है, 375 से 400 के बीच में, कितना 375 to 400, इतना हमारा क्या था, तो चिन्ह था हड़प्पाई लिपि का। ठीक है, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर कहने का मतलब इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे और इधर लिखते जाएंगे, इधर से उल्टा। ठीक है, ऐसे हम लोग किधर से लिखते हैं, तो हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन हड़प्पाई लिपि कहाँ लिखी जाती थी, कैसे, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, बाट, हाँ चालू है, बाट। ठीक है, तो बाट क्या होता है, हड़प्पाई क्षेत्रों में विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। जो हड़प्पाई क्षेत्र था ना वहां से विनिमय कहने का मतलब अदला बदली करना का एक क्या था, सूक्ष्म परिशुद्ध प्रणाली था। ठीक है, बाटों की सहायता से हम क्या करते थे, कोई भी सामान का अदला बदली करते थे, विनिमय करते हैं, जैसे हमें कुछ चाहिए तो हम पैसा देते हैं, वो हमें सामान देते हैं, उस प्रकार से बाट था। तो बाट हो गया। उसके बाद क्या, बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। क्या, चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, क्या, बाट घनाकार आकृति के होते थे। कैसे, बाट घनाकार आकृति के होते थे। ठीक है, बाटों के निचले मानदंड द्विधाड़ी 1 2 4 8 16 32 इत्यादि 12800 तक ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। जो ये बाट था ना तो उस टाइम का था क्या, तो द्विधाड़ी में था। क्या था, द्विधाड़ी में था, जो कि 1 2 4 8 से लेकर के कहां तक था, 12800 तक था। ठीक है, वो वहां का क्या था, मानदंड था दशमलव के रूप में। ठीक है, छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। मतलब जैसे छोटे छोटे जो होते हैं ना बाट, तो उसका उपयोग क्या, आभूषण वगैरह को मापने के लिए। जैसे अभी हम लोगों को कुछ चाहिए तो सोना वगैरह कैसे
ग्राम में मापा जाता है, उससे भी छोटा में मापा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चीनी मिल में जाएंगे तो उसे क्या कोई ग्राम में नाप के देगा नहीं ना। तो वैसे ही क्या था, बाट का इस्तेमाल अलग अलग तरह से किया जाता था। जो छोटे बाट थे उसका उपयोग आभूषण और मनकों का क्या किया तोलने में किया जाता था। उसके बाद है विलासिता तथा वस्तुओं का खोज, ठीक है। विलासिता की वस्तुओं का खोज, ये वस्तुएं विलासिता की वस्तुओं की खोज। उसके बाद देखिए उसका रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं। रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं कहने का मतलब जो हमारा डेली में यूज होता है उसकी उपयोग की वस्तुएं क्या है, वे वस्तुएं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। जो वस्तुएं सामान्यतः रूप से बस्तियों में सर्वथा पाई जाती थी उसे रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं कहते थे। मतलब जो वस्तुएं हमें आसानी से मिल जाए, जो हमारे पास उपलब्ध हो, जो कि क्या है पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से बनाया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या था चकिया, मृदभांड, सुइया, ये सब क्या था हमारा रोजमर्रा की वस्तुएं थी। उसके बाद दूसरा है विलासिता की वस्तुएं। कि विलासिता की वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जो कीमती हो, जो दुर्लभ अथवा महंगी हो। वैसी वस्तुएं जो कीमती होगी, दुर्लभ होगी, महंगी होगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो, विलासिता की वस्तुएं कहलाती है। मतलब विलासिता की वस्तुएं उसे कहते हैं जो हमारे लिए कीमती हो, महंगा हो, ठीक है, जो आसानी से नहीं मिल सके, उसी को हम लोग कहेंगे विलासिता की वस्तुएं। उसके बाद है महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं। जो महंगे पदार्थ से बना हुआ दुर्लभ वस्तुएं था, जैसे सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में केंद्रित पाई गई है और छोटी वस्तुओं में ये बिरले ही मिलती है। उदाहरण सोना, फ्योन। मतलब देखेंगे जो हमारे हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, वो हमारा हड़प्पा सभ्यता का क्या था मुख्य स्थान था, मतलब बोल सकते तो सबसे बड़ी नगर थी, ठीक है। तो वहां से जो वस्तुएं बड़ी बड़ी वस्तुओं से क्या सब मिले, सोना वगैरह मिले, तो सब हमारे छोटे छोटे जगहों से तो नहीं मिले, तो वही महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं थी, ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है। देखते हैं कल हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी भोजन भी करते थे और मांसाहारी भोजन भी करते थे, जो मिल गया सो खा लेते थे, ठीक है। दूसरा खुदाई। खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष संकेत देते हैं कि ये लोग सीले वस्त्र पहनते थे। मतलब अगर खुदाई हुआ है वहां से हमें मिला है क्या सुई मिला है, तो सुई से हमें क्या पता चलता है कि वो लोग सीले हुए वस्तुएं भी क्या करते थे पहनते थे, क्या सीले हुए वस्त्र पहनते थे, ठीक है। कौन, तो हड़प्पा के लोग। उसके बाद है केश विन्यास प्रचलित था। स्त्रियां जूरा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। मतलब वहां की लड़कियां क्या करती थी तो जूरा बांधती थी, ठीक है, और लड़के एकदम बड़े बड़े बाल रखते थे, बड़े बड़े दाढ़ी मूछ रखते थे, ठीक है। अभी भी कुछ लोगों का शौक होता है बड़े बड़े दाढ़ी मूछ रखने का। इस सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे क्या बहुत ज्यादा आभूषण पहनने का शौकीन थे। जैसे विविध प्रकार के आभूषण कंठहार, कर्णफूल, हंसुली, भुजंग, कड़ा, अंगूठी, करधानी आदि पहने जाते थे। मतलब जैसे अभी हम लोगों को देखेंगे तो बहुत सारा होता है, जैसे अंगूठी हो गया, चैन हो गया, बहुत सारा और भी औरत का पहनने का होता है, जैसे कान में का, नाक में का, बहुत सारे पहनते। तो वैसे ही उस टाइम पे था क्या, तो नाम था जैसे आभूषण में कंठहार था, कर्णफूल था, हंसुली था, भुजंग था, कड़ा था, अंगूठी था, करधानी था, ये सब पहने जाते थे उस टाइम पे, ठीक है। श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पावासी के शौकीन थे। श्रृंगार प्रस्थान के भी क्या थे हड़प्पावासी के शौकीन थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो की नारियों का जल पाउडर आदि से परिचित थी। शीशे, कंधे एवं तांबे के दर्पण का प्रयोग होता था। चनोद्रों से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। मतलब देखिए समझिए, श्रृंगार प्रस्थान के लिए वहां पे जो हड़प्पावासी थे क्या थे बहुत ज्यादा शौकीन थे, क्या चीज का श्रृंगार करने के लिए बहुत ज्यादा क्या थे शौकीन थे श्रृंगारों के लिए। और मोहनजोदड़ो से हमें मिला है क्या नारियों का जल पाउडर, मतलब कुछ फेशियल वगैरह करने के लिए आदि से परिचित थे। जैसे शीशे, कंगे, मतलब आईना था, कंघी था, तांबे का दर्पण था, ये सब का प्रयोग किया जाता था। और चनोद्रों से और क्या मिला था लिपस्टिक, लड़कों के लगाने वाला नहीं लड़कियों के लगाने वाला।
ठीक है, तो लिपस्टिक भी मिला है। कहां से मिला है? चरमुद्रों से। उसके बाद है इनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डी एवं शंख आदि से बनते थे। जो इनके आभूषण थे ना, उनके क्या आभूषण जो गहने थे पहनने वाले, वो क्या चीज से बनते थे? बहुमूल्य पत्थर से बनते थे, या तो हाथी के दांतों से बनाए जाते थे, या हड्डी से बनाए जाते थे, एवं शंख, ये सब से बनते थे। अभी जो हम लोग सोना का बनाते हैं ना, वो लोग सोना क्या नहीं पहनते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या सबसे? हाथी का दांत हो गया, हड्डी हो गया, शंख हो गया, ये सबसे। उसके बाद है मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे। मतलब मिट्टी से बनी हो या धातु से बनी हो, उस प्रकार की क्या अलग अलग तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे। फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों के साथ साथ पलंग का चारपाई से भी परिचित थे। मतलब उस टाइम पे भी पलंग होता था, ठीक है, और चारपाई वगैरह हुआ करती थी। और बैठने के लिए तो चटाई तो नॉर्मली हर किसी के पास होता है, उस टाइम पे भी था, क्योंकि वो लोग तो ऐसा तो नहीं है कि अभी के मुकाबले में कम थे। वहां पहले नाली का व्यवस्था था, बड़े बड़े अच्छे मकान थे दूर पे बने हुए थे। तो मतलब देखे तो अभी जितना सुविधा है ना, लगभग उस टाइम पे भी था। बोले तो कुछ ज्यादा भी था और कुछ अच्छा ही था। ठीक है, उसके बाद है सैंधव निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। ये आमोद प्रमोद के प्रेमी थे कौन? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। ओ पांसा इस काल का प्रमुख खेल था। पांसा इस काल का क्या था? प्रमुख खेल। मतलब हड़प्पाई वासी थे, उन्हें पांसा खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। ठीक है, उनका प्रमुख खेल था ये। उसके बाद है सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने मिले हैं। सिंधु घाटी में क्या हुआ? बहुत सारे खिलौने मिले हैं जो बहुत ही कौतूहलजनक है। एक बैल रूपी खिलौना सिर हिलाता है। मतलब एक खिलौना मिला है, बैल रूपी है, जो क्या करता है? अपने सिर को हिलाता है। ठीक है, एक हाथी मिला है। क्या हाथी मिला है? जिसका सिर दबाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब रियलिटी में हाथी नहीं मिला है, रियलिटी में बैल नहीं मिला है। क्या मिला है? एक बैल का खिलौना मिला है बना हुआ, जो क्या करता है? सिर हिलाता है। ठीक है, और एक हाथी मिला है जिसका जो क्या बोलते हैं, उसको सर दबाने पे, उसका जो सिर होता है उसको दबाने पे आवाज निकलता है, अगर उसका सर को दबाएंगे तो। ठीक है, मतलब रियलिटी नहीं समझ लीजिएगा कि वहां से बैल और हाथी मिला था, बैल और हाथी का खिलौना मिला था। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा। गाने बजाने के भी ये शौकीन थे। मतलब वहां से नर्तकी की मूर्ति, मतलब डांस करती हुई लड़की का मूर्ति मिला है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि वहां लोगों को नाचना गाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। नृत्य मतलब वही नाचना ही होता है, और मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा। ठीक है, तो गाने बजाने के वो लोग भी शौकीन थे और नृत्य वगैरह करने के शौकीन रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा है, ये देखेंगे। देखिए, मातृ देवी की मूर्ति वहां से मिली थी। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। आभूषणों से लदी हुई नारी की मेंढ मूर्तियां, जिनमें कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधान थे, उन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मतलब जो हड़प्पा वासी थे, किसका पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। किसका? मातृ देवी की। पूछता है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछता है कि हड़प्पा वासी किसका पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। अनुष्ठानिक महत्व, उसका क्या महत्व था? तो हड़प्पा में अनेक संरचनाओं जैसे विशाल स्नानागार को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। मोहरों पर अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, जो धार्मिक आस्थाओं और प्रतिष्ठाओं के बारे में बताते हैं। जो अनुष्ठानिक महत्व था, जो वहाँ पे क्या था? विशाल विशाल स्नानागार मिले थे। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिले थे, और जो वहाँ से मोहरें वगैरह मिली थी, उसका अनुष्ठान था। उसके बाद है बेदिया, की बेदिया कहा था। ठीक है, तो कालीबंगा और लोथल से अनेक बेदियां मिली है, जो भी संभवतः धार्मिक महत्व की होगी। ठीक है, कालीबंगा और लोथल से अनेक बेदियां मिली है। ठीक है, जिससे क्या होता है? तो हमें पता चलता है कि वहाँ की धार्मिक ज्ञान के बारे में। ठीक है, बेदिया क्या बता रहे थे हम? बेदिया। तो कालीबंगा और लोथल से अनेक बेदियां मिली है, जो भी संभवतः धार्मिक महत्व की रही होगी। बेदिया क्या था? तो धार्मिक महत्व के बारे में बताता था, और उसके आगे रहा होगा। ठीक है, प्रकृति की पूजा की जाती थी वहाँ।
किसकी पूजा? प्रकृति की, नेचर की पूजा की जाती थी। ठीक है, हड़प्पा के कुछ मोहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित है, मान्यानुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मतलब जो कुछ मोहर मिले हैं उस पे पेड़ पौधे का निशान बना हुआ था, उससे हमें क्या पता चलता है? तो उससे पता चलता है कि वहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, इसका संकेत मिलता है। उसके बाद है पशु पूजा, जानवरों की पूजा की जाती थी वहां पे। ठीक है, जैसे देखते हैं मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सिंग वाला जानवर के साक्ष्य पाए गए हैं, जिसे आमतौर पर एक सिंगी कहा जाता है। यह कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था। इससे हड़प्पा में पशु पूजा का संकेत मिलता है। मतलब वहाँ पे जो हमें मुहर मिला था उस पे एक सिंग वाला क्या बना हुआ था? तो जानवर बना हुआ था, जिसे एक सिंगी कहा जाता है। ठीक है, और वहाँ पे कुबर वाले बैल का पूजा किया जाता था। इससे हमें क्या मिलता है संकेत? कि वहाँ पे पशु पूजा का संकेत मिलता है। उसके बाद है आद्रेय शिव की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर एक आकृति के योगी की मुद्रा में बैठी दिखाई गई है, जो जानवरों से घिरी है। इसे आगे शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। मतलब जो आगे शिव की पूजा की जाती है, बताया गया था कि वहां की मुहर मिली थी, उस पे एक आगे शिव था और उसके चारों ओर जानवरों का मूर्ति जैसा बनाया गया था। ठीक है, ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता की पूजा होती थी, रुद्र नामक देवता की। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति और ना ही योगी के रूप में दिखाया गया है। मतलब जो हमारे ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता थे, उन्हें हमें बाद में नहीं दिखाया गया, नहीं तो पशुपति के नाम में और ना ही योगी के। उसके बाद वहाँ पे लिंग की पूजा की जाती थी। वहाँ के लोग क्या चीज की पूजा करते थे? लिंग की। पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को संभवतः लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जो वहाँ पे पत्थर था ना, उसको बनाया गया था शंक्वाकार में लिंग के रूप में, और उसी की लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक है, उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, उसका क्या कारण था? जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का नामो निशान मिट गया था। ठीक है, नामो निशान नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उत्खनन के बाद तो हमें मिले ही है। ठीक है, तो उसका जो हड़प्पा सभ्यता का वो हाल हुआ था, उसके कारण क्या हो सकते थे? तो पहला कारण हो सकता है हमारा बाढ़ आया होगा, हो सकता है बहुत बड़ी भीषण बाढ़ आया होगा, जिसमें क्या हुआ होगा? तो पूरा हड़प्पा सभ्यता तबाह हो गया। ठीक है, देखते हैं। जॉन मार्शल नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि अर्नेस्ट मैके, मतलब जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके तथा एच.आर. राव, जो ये तीन विद्वान थे, उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विनाश एकमात्र नदी की बाढ़ के कारण हुआ। ठीक है, मतलब जो हमारा वैज्ञानिक है जॉन मार्शल है, अर्नेस्ट मैके है तथा एच.आर. राव है, उनके कहने के अनुसार क्या बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश का एक ही कारण है। वो कारण क्या है? एकमात्र नदी का बाढ़ का कारण था। लेकिन जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो से, मैके ने छनहुद्र से तथा राव ने लोथल से बाढ़ से सभ्यता के विनाश के साक्ष्य प्राप्त किया। मतलब उन लोगों ने अलग अलग जगहों से खोज करके ये साक्ष्य निकाला है कि नहीं, वहां का जो हाल हुआ है, विनाश हुआ है, वो बाढ़ के कारण हुआ। ठीक है, फिर देखते हैं। फिर या जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ होगा दूसरा। इसके कारण जलवायु, तो R.L. स्टीन, A.N. घोष आदि विद्वानों के अनुसार सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। ईंटों को पकाने, मकान का निर्माण के लिए जंगलों की कटाई की गई, परिणाम स्वरूप पानी बरसना काफी कम हो गया। वर्षा की कमी से कृषि पैदावार घट गई। मतलब जो जलवायु परिवर्तन के अनुसार क्या बोला हमारा जो वैज्ञानिक था R.L. स्टीन और A.N. घोष, उन्होंने कहा क्या कि जलवायु ही है उसका विनाश का मेन कारण। बोला कि वहाँ पे जो निर्माण होते थे, क्या मकानों का निर्माण होते थे, ईंट पकाया जाता था, जंगलों की कटाई होती थी, इसके कारण ही क्या हुआ? तो वहाँ पे बारिश होना बंद हो गया, और वहाँ वर्षा की कमी के कारण क्या हो गया? तो कृषि की पैदावार घट गई और वहाँ के लोग क्या हो गए? तबाह हो गए, बर्बाद हो गया, और उसका क्या हुआ? तो विनाश हो गया। फिर तीसरा हमारा बनता है कि भारी जल पर्यावरण, या बहुत ज्यादा ही भारी जल पर्यावरण हो गया होगा। जैसे भूतत्व वैज्ञानिक M.R. साहनी का विचार है कि सैंधव नगरों का मतलब वही
सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश भारी जल प्लावन के कारण हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा पानी आ गया होगा, उसके कारण क्या हुआ होगा, उसका विनाश हो गया होगा। ठीक है। चौथा, नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। जो नदी था वो अपना डायरेक्शन चेंज किया होगा, घुस गया हड़प्पा में, मतलब जाना कहीं था, घुस गया कौन, ऐसा कौन बोला था, लैम्बिक तथा मागो स्वरूप वत्स सिंधु एवं अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन को इस सभ्यता का विनाश का कारण बताते हैं। मतलब वो बोलते हैं क्या, जो सिंधु नदी थी और भी अनेक नदियां थी, उनका मार्ग परिवर्तन होने के कारण ही क्या हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। ठीक है। लेकिन वत्स के अनुसार हड़प्पा नगर का विनाश रावी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। मतलब जो लैम्ब्रिक था और माधव स्वरूप था, उसने बोला सिंधु नदी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ, विनाश हुआ। लेकिन जो हमारा वत्स नामक वैज्ञानिक था, उसने क्या बोला, नहीं सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, सिंधु नदी नहीं, रावी नदी के कारण। किसका, रावी नदी ने अपना मार्ग में क्या किया, परिवर्तन किया, इसी के कारण हुआ। फिर डेल्स बोलता है कि कालीबंगा का विनाश घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन से हुआ। कौन बोलता है, बोलता है डेल्स नामक वैज्ञानिक। जो कालीबंगा था ना, कालीबंगा, उसका विनाश किसके कारण हुआ है, घग्गर तथा उसकी जो सहायक नदियां थी उसके कारण हुआ है, उसके परिवर्तन के कारण। उसके बाद पांचवा हमारा प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, जानते ही हो, जो प्रकृति के द्वारा आपदाएं होती है। जैसे देखो, KUR कैनेडी ने मोहनजोदड़ो के नर कंकालों का परीक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष दिया है कि सैंदब निवासी मलेरिया महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए थे। मतलब जो हमारा वैज्ञानिक था, क्या नाम था, KUR कैनेडी, उसने क्या बोला, मोहनजोदड़ो के जो नर कंकाल था, मोहनजोदड़ो से नर कंकाल मिला था, उससे उसने क्या परीक्षण किया, उसका तो टेस्ट किया, तो क्या पता चला कि वहाँ के जो लोग थे उन्हें क्या, तो मलेरिया महामारी के कारण वो लोग क्या हुए, तो मारे गए और उनका विनाश हो गया, ऐसा। ठीक है। फिर है आर्थिक दुर्व्यवस्था। आर्थिक दुर्व्यवस्था जैसे सैंधव नगरों की समवृद्धि का मुख्य आधार उनका पश्चिमी एशिया में विशेषकर मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था। यह व्यापार 1750 ईसा पूर्व के लगभग अचानक समाप्त हो गया। इस कारण सैंधव सभ्यता का नगरीय स्वरूप भी समाप्त हो गया। मतलब जो व्यापार किया जाता था किसके साथ, पश्चिमी एशिया के साथ, और एक बार कब बंद हुआ था, 1750 में उसका व्यापार क्या हो गया, बंद हो गया, जिसके कारण जो सैंधव सभ्यता का नगरीय स्वरूप था वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया, ऐसा कहता है। ठीक है। उसके बाद है बाह्य आक्रमण, या कोनो दूसरा बगल वाला नगर वाला आके उसको मार के चला गया और सबका क्या किया, विनाश कर दिया, ऐसा। ठीक है। तो गार्डन चाइल्ड, शर्टू अर्ट पिगट तथा R.M. व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण बाह्य आक्रमण था। व्हीलर ने सैंधव सभ्यता की अंतिम तिथि का समर्थन ऋग्वेद के साक्ष्य के लिए किया है। मतलब बोलता है कि आया था कोई बाहरी और जो मार के चला गया, उसके बाद बोलता है कि उसे साक्ष्य मिला था, किसका, ऋग्वेद का साक्ष्य मिला था व्हीलर को। ठीक है। इससे पता चलता है कि इंद्रदेव ने रक्षा प्राचीरों से युक्त नगरों को ध्वस्त कर दिया है। किसने बोला कि इंद्र भगवान ने क्या किया है, तो वहां का रक्षा प्राचीर था उसको क्या किया है, ध्वस्त कर दिया है, जिसके कारण क्या हो, उसे पुरंदर कहा गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि वहां के निवासियों की अत्यंत निर्दयापूर्वक हत्या कर दी गई है। मतलब वहां जो मोहनजोदड़ो था ना, वहां की खुदाई, मतलब मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा ही जाता है। वहां पे बहुत सारी लाशें वगैरह थी, कंकाल के ऊपर कंकाल, कंकाल के ऊपर कंकाल। तो उससे हमें क्या पता चलता है, बोलता है कि उससे हमें पता चलता है क्या, जो वहां के लोग थे ना, उसे बहुत ही निर्दयापूर्वक क्या किया गया, तो मार दिया गया। ठीक है। मतलब उनको कोई दया नहीं दिखाया, डायरेक्ट मार दिया। कहाँ का, मोहनजोदड़ो के लोगों को। उसके बाद है क्या, भूकंप। यार बहुत भारी भूकंप आया होगा, जिसके कारण क्या होगा, सब बर्बाद हो गया, सब तबाह हो गया। तो बोलता है M.R. शाहनी, राइगल्स और डेल्स, इनके अनुसार बोला गया है कि भूतात्विक परिवर्तनों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ है। भूतात्विक मतलब भूकंप के कारण। ठीक है। किसके कारण, भूकंप के कारण। उसके बाद है प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता, कुछ विद्वानों का विचार है कि शासक का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रहा होगा। एक सिरदर्द एकीकरण के अभाव में
संभवतः हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। मतलब बोलता है क्या कि वहाँ के जो विद्वान लोग बोलते हैं क्या कि वहाँ का जो शासक था उसको अपने अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं रहा होगा, जिसके कारण क्या हुआ होगा, तो एक दूसरे में एकीकरण नहीं रहा होगा, दोनों के अंदर क्या मतभेद हो गया होगा, और तभी जाके क्या हुआ होगा, तो हड़प्पा सभ्यता में का अंत हो गया होगा। जैसे होता है ना, कोई राजमहल है, उसमें अगर राजा रहता है, राजा के खिलाफ उसका मंत्री सभी चालू हो जाए, सब में एकीकरण न रहे तो उसका विनाश निश्चित रहता है 100%। ठीक है, उसके बाद 10वां देखिए, परिस्थितिकी असंतुलन। क्या थी परिस्थितिकी असंतुलन? फेयर शर्टिस तथा रफीक मुगल के अनुसार पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण सभ्यता का विनाश हो गया। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। मतलब ऐसा वहां पे क्या मिला, साक्ष्य मिला उसे, बोलता है कि 1800 ईस्वी तक क्या हुआ था, 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे और भी क्षेत्र था उसे क्या कर दिया गया था, तो त्याग दिया गया था। इसके साथ गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी। ठीक है, कहने का मतलब जो वहां से जो चोलिस्तान जगह था हड़प्पा सभ्यता का, वहां से लोग घट घट के कहां पे, तो इधर बढ़ने लगे। बोलता है गुजरात में बढ़ गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ गए और हरियाणा सब में बढ़ने लगे। यही सब कारण था क्या चीज का, तो हड़प्पा सभ्यता का विनाश के यही सब कारण था जो हमने 10 बताया। उसी के कारण क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ होगा। अलग अलग वैज्ञानिक है, अलग अलग तरह के बात बता के गए हैं। ठीक है, अगर हड़प्पा लिपि को पढ़ी जाती तो कुछ समझ में आती। उसके बाद है शासक। वहां पे क्या शासक किए थे, कौन सा? हड़प्पाई सत्ता। कुछ पुरातत्वविद यह मानते हैं कि हड़प्पाई क्षेत्रों में अनेक शासकों थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें बहुत सारे अनेक क्या थे, शासक थे। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे वहां पे क्या थे, अलग अलग राजा हुआ करते थे। ठीक है, कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि संपूर्ण हड़प्पा क्षेत्र एक ही राज्य था। कुछ पुराविद कहते हैं क्या कि पूरा के पूरे हड़प्पा सभ्यता क्या थे, तो पूरा संपूर्ण हड़प्पा क्या था, तो पूरा संपूर्ण हड़प्पा को एक ही राज्य बोला है। जैसे हमारा जो हड़प्पा है उसको पूरा को क्या बोला है कि एक ही राज्य था। टोटल पूरा हड़प्पा को मिला के हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, समुद्रो, ये सब हमारा एक ही राज्य में आता था, ऐसा बोला। ठीक है, उसके बाद है पुरातात्विक उत्खनन। पुरातात्विक उत्खनन में 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कब? 15 जनवरी 1784 को किसने? विलियम जोन्स ने कोलकाता में क्या, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था। 1861 में भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1800 कितना में, 61 में हुई। ठीक है, एक कनिंघम को भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। जो एक कनिंघम था उनको क्या किया गया, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। उसके बाद 1924 में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 1924 में किसे बनाया गया, जॉन मार्शल को बनाया गया। 1944 में आई.एम. वीरर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर बने थे। तो ये सब क्या हुआ, डायरेक्टर जनरल का नाम हुआ। ठीक है, आज हमारा हड़प्पा सभ्यता खत्म होता है। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे में क्या स्टार्ट करेंगे, तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग जरूर बताइएगा। अगर इस क्लास में अगर कुछ छूट गया होगा पहले चैप्टर से तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते हुए जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।